हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का दूसरा चैप्टर दोपहर का भोजन। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। तो आंसर होगा, सिद्धेश्वरी नहीं चाहती है कि मोहन को लेकर रामचंद्र चिंतित हो, उसको कोई चिंता हो, तो वो उससे झूठ बोल देती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने लिखने गया हुआ है। वो ये भी बताती है कि मोहन उसकी बहुत प्रशंसा करता है, जिससे रामचंद्र अपना दुख भूलकर कुछ देर के लिए खुश हो जाए। फिर आपका अगला प्रश्न है, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आंसर होगा, कहानी की सबसे जीवंत पात्र है सिद्धेश्वरी। तो वह घर की निर्धनता से अच्छी तरह परिचित है। इसके बावजूद भी वह अपना धैर्य नहीं खोती और अभाव में भी घर में शांति बनाए रखती है। वह घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। उसका जीवन परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वह परिवार के सदस्यों से उनकी मनचाही बातें करके उन्हें खुश रखने के लिए झूठ भी बोलती है। वह अपनी भूख की परवाह ना करके परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराती है। वह किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करती। इस प्रकार उसके चरित्र की दृढ़ता कहानी में उसकी भूमिका को जीवंत करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सबसे जीवंत पात्र जो है वो है सिद्धेश्वरी। उनकी वजह से ही घर में सुख शांति बनी हुई है। वो अपना धैर्य नहीं खोती हैं, सबको आपस में बांधे रखती हैं। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वो अपनी भूख की परवाह न करके परिवार के सदस्यों को भोजन कराती हैं और अपना दुख किसी से व्यक्त नहीं करती। वो इतना भी शो नहीं करती कि उनको भूख लगी है, बल्कि वो सबको खुशी खुशी खाना खिलाती हैं। तो कहानी की सबसे जीवंत पात्र हैं सिद्धेश्वरी। फिर है, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। तो इस कहानी में ऐसे कौन से प्रसंग आए हैं जिससे पता चलता है कि ये परिवार बहुत गरीब है। आंसर होगा, दोपहर का भोजन कहानी गरीबी की विवशता को बयान करता है। तो दोपहर का भोजन जो कहानी है गरीबी की विवशता को बयान करती है। गर्मियों की दोपहर में खाना बनाते समय सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल है, परंतु घर में इतना अनाज नहीं है कि वो अपने लिए 2 चपातियाँ बना सके। तो वो क्या करती है, पानी पीकर गुजारा करती है। और टूटी खाट पर लेटा उसका छोटा बेटा जो है वो कुपोषण का शिकार है। उसकी टांगों और बाहों की हड्डियां निकल आई हैं और पेट जो है वो हांडी की तरह फूल गया है। तो इससे पता चलता है कि ये परिवार कितना अधिक गरीब है, क्योंकि जो सिद्धेश्वरी हैं उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है। उनके पास इतना आटा नहीं है कि वो अपने लिए 2 चपातियाँ भी बना सकें, 2 रोटियाँ भी बना सकें। तो वो पानी पीती हैं और टूटी हुई खाट है जिस पर कि उनका छोटा बेटा लेटा हुआ है, उसको भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गया है। उसकी हड्डियाँ निकल आई हैं और पेट जो है वो फूल गया है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये परिवार काफ़ी अधिक गरीब है। फिर है आपका अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। आंसर होगा, सिद्धेश्वरी परिवार को जोड़े रखने के लिए सभी सदस्यों के सामने बारी बारी से एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करती है। उसका मझला लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता और बेटा जो छोटा बेटा है वो हमेशा रोता रहता है। अपने बड़े बेटे रामचंद्र को यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसके सामने दोनों भाइयों की प्रशंसा करती है, जिससे उन सब के बीच में मधुर संबंध बना रहे। अपने पति के सामने भी वो क्या करती है, बड़े बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि जो आपका बड़ा बेटा है वो हमेशा आपकी प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है। वह पिता पुत्र के बीच में जो संबंध है उसमें आत्मीयता बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था। तो परिवार को जोड़े रखने के लिए वो क्या करती है, झूठ का सहारा लेती है। हर किसी से यह कहती है कि जो पिताजी हैं उनसे कहती है, जो उनके हस्बैंड हैं उनसे कहती है कि जो आपका बड़ा बेटा है वो हमेशा आपकी तारीफ करता है, जिससे पिता को ये लगे कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मैं
उसके लिए कितना कुछ करता हूँ, इसलिए वो मेरी बहुत अधिक तारीफ करता है। इससे क्या होता है कि सबके बीच में आपस में मधुर संबंध बने रहते हैं और घर जो है आपस में एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। इस कठिन परिस्थितियों में भी कोई किसी से अलग नहीं है, किसी में मनमुटाव नहीं है। तो सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था, ताकि परिवार टूटे ना। आपका अगला प्रश्न है, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, अमरकांत की कहानियों में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन के अंतर्विरोधों का सजीव चित्रण करती हैं। प्रस्तुत कहानी में एक निम्न वर्गीय परिवार की अभावग्रस्त जिंदगी को दर्शाया गया है। कहानी में परिवार के सभी सदस्य घर के अभाव से परिचित है, उनको पता है घर में किस चीज़ की कमी है, इसलिए वे दोपहर के भोजन में 1 या 2 रोटी खाकर ही भूखे पेट उठ जाते हैं। कहानी में बोलचाल व सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ गई। फिर है, मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुर-सुर पी रहा था। तदुपरांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। अमरकांत की कथा शैली की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रात्मक का गुण। जैसे सारा घर मक्खियों से भन-भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे और दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की लड़की से उनकी छटनी ना हुई हो, मतलब उनको नौकरी से ना निकाला गया हो। इस तरह से वो निश्चिंत होकर सो रहे थे और शाम को उन्हें काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना जो है वो पूरी तरह से उभर कर आ जाती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है, मतलब वो क्यों मना करते हैं रोटी लेने के लिए, स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, रामचंद्र, मोहन और मुंशी चंद्रिका प्रसाद परिवार की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। उनको पता है कि घर में कितना अनाज है। तो दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी के बार बार आग्रह करने पर भी वो रोटी लेने से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हमारा पेट भर गया। उन्हें पता है कि यदि वे और रोटी ले लेंगे तो घर के दूसरे सदस्यों को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए जहां रामचंद्र ने कहा कि उसका पेट भर गया है, वहीं मोहन ने रोटी अच्छी ना बनी होने का बहाना किया और मुंशी जी ने यह बहाना कर दिया कि नमकीन चीज़ों से उनका मन ऊब गया है, मतलब कोई ना कोई बहाना बनाकर वो रोटी लेने से मना कर देते हैं। इस प्रकार तीनों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर रोटी लेने से मना कर दिया। इससे उनकी इस व्यवस्था का पता चलता है कि भूख रहते हुए भी अभाव के कारण वे रोटी लेने से मना कर देते हैं। मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था, इतना अनाज नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि वो अनाज लेकर आ सके, आटा लेकर आ सके, और उनको पता था कि घर में आटा और नहीं है। अगर वो ले लेंगे रोटी तो जो माँ है वो भूखी रह जाएगी, उनकी पत्नी जो है वो भूखी रह जाएगी। इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाकर वो मना कर देते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से संबद्ध हैं, कैसे? आंसर होगा, दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के द्वारा की गई असंबद्ध बातें किसी न किसी तरह से कहानी से संबद्ध है। तो मुंशी जी चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे, जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको आज तोड़ने वाले हो। तभी सिद्धेश्वरी कहती है कि मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। तो इस बात पर मुंशी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इस बात का संबंध कहानी से है, क्योंकि यदि वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, अगले साल फिर से अन्न की कमी होगी और गरीबी में ही उनको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। जब मुंशी जी कहते हैं कि मक्खियाँ बहुत हो गई हैं, इसका अर्थ ये है कि वो घर की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित है। भूख और गरीबी ने परिवार को निराशा के दलदल में धकेल दिया है। इस प्रकार उनकी बातें कहानी से संबद्ध है। मतलब जो ये बात करते हैं आपस में कि बारिश नहीं होगी या घर में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, ये सारी बातें क्या है, कहानी से संबंधित है। फिर है आपका अगला प्रश्न, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है?
आंसर होगा दोपहर का भोजन। कहानी की नायिका सिद्धेश्वरी दोपहर का खाना बनाकर अपने परिवार वालों का इंतजार करती है। सबसे पहले उसका बड़ा बेटा रामचंद्र भोजन करने आता है और वो अनमने मन से भोजन करके चला जाता है। इसके बाद उसका मझला बेटा और उसका पति आता है। घर में भोजन के अभाव के कारण सभी कम खाने में ही पेट भरने का बहाना करके चले जाते हैं। उनका बड़ा बेटा आता है भोजन करने, वो भी कह देता है खाना अच्छा नहीं बना। उसे पता है कि खाना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो भी कम खा के चला जाता है। मझला बेटा और उसका पति आता है, वो भी पूरा खाना नहीं खाते। उनको पता है कि अगर वो ज़्यादा खा लेंगे तो सिद्धेश्वरी के पास खाने के लिए नहीं बचेगा। अंत में सिद्धेश्वरी भी क्या करती है, आधी रोटी खाती है, क्योंकि उसको पता है कि भी उसका बेटा छोटा बेटा है, उसने खाना नहीं खाया, और वो भी आधी रोटी खाकर पेट भरने का बहाना करती है। इस प्रकार पूरी कहानी में दोपहर के भोजन से संबंधित दृश्य को दर्शाया गया है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दोपहर का भोजन शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। फिर है आपका अगला प्रश्न। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी हैं क्योंकि वह अपने परिवार वालों को एक दूसरे की सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहती है। यदि वह अपने बड़े बेटे से यह कहती है कि मोहन कहीं बाहर घूमने गया है तो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है। वह परिवार की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित थी। उसका बड़ा बेटा रामचंद्र छोटी मोटी नौकरी कर किसी तरह से परिवार का गुजारा कर रहा था, इसलिए वह उससे झूठ बोलती है कि मोहन अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है, ताकि उसको ये ना लगे कि मोहन हमेशा ही खेलता रहता है। अपने पति से वो ये कहती है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो आपकी बहुत अधिक तारीफ़ करता है, ताकि पिता और बेटे के बीच का जो प्रेम है वो बना रहे। इस प्रकार वह झूठ बोलकर सभी सदस्यों को प्रसन्न रखना चाहती है। तो उसका जो झूठ है वो गलत नहीं है, बल्कि वो परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को एक साथ रहने के लिए, ताकि वो अच्छे से एक साथ रहें, आपस में उनमें मेल जोल बना रहे, प्रेम बना रहे, तो वो इस तरह झूठ बोलती है। अगर वो सत्य बोलती सब कुछ तो परिवार में मनमुटाव हो सकता था। तो हम कह सकते हैं सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी हैं। का अगला प्रश्न है, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। इसका क्या आशय है, क्या मतलब है? आंसर होगा सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन तैयार करने में लगी हुई है। खाना खाने का समय हो गया और वो भूख से व्याकुल है, लेकिन वह खाना नहीं खा सकती। वो खाना नहीं खा सकती क्योंकि घर में भोजन का अभाव है, कमी है, और किसी ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। तो यही सोचकर वह अपनी भूख मिटाने के लिए अचानक उठती है और एक लोटा भरकर पानी पी लेती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। घर में अनाज नहीं था, उसको पता था कि अगर वो खा लेगी तो और लोग भूखे रह जाएंगे, इसीलिए वो क्या करती है, गटगट लोटे से पानी पी जाती है और अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती है। फिर है अगला प्रश्न। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। इसका क्या मतलब है? आंसर होगा सिद्धेश्वरी अपने मझले बेटे से झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वह पढ़ने लिखने में होशियार है। मोहन यह बात जानता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। यह सोचकर कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, सिद्धेश्वरी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो सिद्धेश्वरी जो थी वो आपस में एक दूसरे को बांधे रखने के लिए इस तरह से झूठ बोलती रहती थी, ताकि आपस में लोगों का मनमुटाव ना हो, लोग एक दूसरे से आपस में प्रेम करें। तो वो झूठ बोलती है तो उसको ये डर लगा रहता है कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। तो सिद्धेश्वरी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। फिर है आपका अगला प्रश्न। मुंशी जी ने चने के दाने की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। इसका क्या मतलब है? तो आंसर होगा मुंशी जी को चुपचाप खाना खाते देख सिद्धेश्वरी उनसे प्रश्न पूछती है। वह उनसे फूफा जी की तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन मुंशी जी उसकी बातों को अनसुना कर अपनी भूख मिटाने में लगे हुए थे, इसलिए वह सिद्धेश्वरी की बातों पर ध्यान न देकर अपनी थाली में बचे चने के दानों पर इस प्रकार दृष्टि जमाए हुए थे जैसे उनसे बात कर रहे हों।
तो कहने का मतलब ये है कि जो मुंशी जी थे उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी पत्नी उनसे क्या कह रही है। जो पत्नी थी वो फूफा जी के बारे में पूछती है कैसी तबीयत है उनकी, लेकिन मुंशी जी उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं, अपनी भूख मिटाने में लगे हुए हैं। वो चने के दानों को इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि वो उनसे बात कर रहे हों, चने के दानों से बात कर रहे हों। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।